मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि रचना शिक्षण के विविध रूप कौन कौन से हैं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने रचना शिक्षण, उसके महत्व के बारे में जाना, रचना शिक्षण की विधियों के बारे में जाना, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रचना शिक्षण के अलग अलग रूपों के बारे में जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि रचना शिक्षण के विविध रूप कौन से हैं। पत्र रचना आती है, निबंध रचना आती है, इसमें अनुच्छेद रचना, संवाद रचना, कविता रचना, कहानी रचना, नाटक रचना, एकांकी रचना और कथाचित्र रचना। तो ये रचना शिक्षण के विविध रूप हैं। तो हम एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पत्र रचना। तो पत्र लेखन एक कला है। दूरभाष के आविष्कार से पूर्व यह कला अपने चरम पर थी। जब फ़ोन, मोबाइल फ़ोन ये सब नहीं आए थे तो उस समय पत्रों का अपना एक विशेष महत्व था। जब भी कुछ अवसर आता था, कोई त्यौहार आता था, तो अक्सर जो रिश्तेदार होते थे, दोस्त होते थे, एक दूसरे को पत्र लिखते थे। तो पत्र लेखन एक कला है और दूरभाष के आविष्कार से पूर्व यह कला अपने चरण पर थी। यद्यपि सूचना तथा संचार तकनीकी अधिक विकसित हो जाने के कारण अब पत्र का लेखन और प्रेक्षण बहुत कम हो गया है, तथापि पत्र लेखन का महत्व अब भी यथावत बना हुआ है। आज भी हम पत्राचार के लिए औपचारिक पत्रों का चलन आज भी बहुत है। अगर आप किसी ऑफिसर से बात करना चाहते हैं, आप बड़े अधिकारी से बात करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही माध्यम होता है, पत्र। तो जैसे ही हम देखते हैं सूचना और दूरसंचार के जो साधन बढ़े हैं, तो पत्र का प्रयोग कम तो हुआ है, लेकिन इसका महत्व अभी भी बना हुआ है। हिंदी भाषा की शिक्षा में पत्र रचना का विशेष स्थान है। पत्र को प्रमाण के रूप में लंबे समय तक रखा जा सकता है, जैसे गांधी जी के पत्र जो हैं, और हम देखते हैं हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पत्र हैं। तो पुराने हम पहले देखते हैं जो पहले पत्र लिखे थे, जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वो एक दूसरे को पत्र लिखते थे। आज तक उसको संभाल के रखा गया है। पत्र द्वारा विद्यार्थी अपने विचारों को यथारूप विस्तार दे सकते हैं। पत्र रचना में विद्यार्थियों के पास अपने भावों को सोच समझकर अच्छी भाषा में लिखने का पर्याप्त अवसर होता है। इस कला को विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अध्यापकों को विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो अब हम अगला जो है निबंध रचना। तो निबंध शब्द निबंध से बना है, जमा बंध से बना है, जिसका अर्थ अच्छी तरह बंधा हुआ। इनकी भाषा विषय के अनुकूल होती है। निबंध की शक्ति है अच्छी भाषा। भाषा के अच्छे प्रयोग द्वारा ही भावों, विचारों और अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार निबंध किसी विषय पर विचार प्रकट करने की एक कला है। इसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप से पिरोकर लिखा जाता है। इसमें विचारों को विषय पर आधारित होते हैं, तो विचारों को कम शब्दों में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बातें कैसे लिखनी है, ज़्यादा विचारों को किस तरह से प्रकट करना है, तो इसके लिए सबसे अच्छा जो हम कह सकते हैं माध्यम है, निबंध है। तो इसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप से पिरोकर लिखा जाता है। निबंध किसी एक विषय विशेष पर आधारित होता है, जैसे दिवाली पे, दशहरे पे, किसी व्यक्ति पर, कोई त्यौहार है, तो अलग अलग। तो निबंध किसी एक विषय पे लिखा जाता है। इसका कोई एक विषय होता है। विभिन्न विषयों पर एक साथ निबंध नहीं लिखाता ज़्यादा, एक बार में सिर्फ एक विषय पे निबंध लिखा जाता है। निबंध जानकारी, विचार या भावनाओं के संचार का एक प्रबल माध्यम है। निबंध के द्वारा विद्यार्थी अपने विचारों का संचार करने में समर्थ हो सकता है, और निबंध लेखन विद्यार्थियों द्वारा अपने ज्ञान को लिखकर दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने का एक अवसर भी प्रदान करता है। फिर हम अनुच्छेद रचना की बात करते हैं। तो अनुच्छेद की क्या खासियत होती है कि किसी भी विषय को संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की कला को अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अगर बातें कहनी हो तो हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, अनुच्छेद का। और यह किसी लेख, निबंध या रचना का अंश भी हो सकता है, किंतु स्वयं में पूर्ण होना चाहिए। जैसे हम एक निबंध देखते हैं तो एक निबंध भी 3 अनुच्छेदों में बटा होता है। सबसे पहला हम प्रस्तावना, फिर बीच का हिस्सा आता है
और उसके बाद आखिर में उपसंहार आता है। तो उसमें एक निबंध में भी 3 अनुच्छेद होते हैं। तो यह हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो यह किसी लेख, निबंध या रचना का अंश भी हो सकता है। आप कोई भी पाठ भी देखोगे पाठ्य पुस्तक, तो एक पाठ्य पुस्तक में एक पाठ भी होता है, कई अनुच्छेदों में बांटा जाता है। और आप अक्सर आपके प्रश्न उत्तर भी आते हैं ना, आप देखते हो अपठित गद्यांश, पठित गद्यांश, तो गद्यांश गद्य का एक अंश अनुच्छेद भी हो सकता है वो। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। इसमें सदा अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग होता है, निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। इसमें किसी प्रस्तावना अथवा निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं होती, अपितु सीधे विषय का प्रारंभ किया जाता है। अनुच्छेद में हर वाक्य मूल विषय से जुड़ा रहता है। अनावश्यक विस्तार या वाक्य के लिए इसमें कोई स्थान नहीं होता। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। अनुच्छेद लेखन को लघु निबंध भी कहा जाता है। इसमें सीमित, सुगठित एवं समग्र दृष्टिकोण से किया जाता है। शब्द संख्या सीमित होने के कारण लिखते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि कम शब्दों में हमें मतलब कोई भी विचार है तो हमें इस तरह से उसको लिखना चाहिए कि कम शब्दों में हम उस विचार को विस्तृत रूप में हम उसका वर्णन कर सकें। अनुच्छेद की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। फिर हम संवाद रचना पे आते हैं। तो संवाद क्या है? संवाद बातचीत की एक शैली का रूप है। ठीक है, संवाद का सामान्य अर्थ है बातचीत। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं, इसलिए 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप को क्या कहते हैं? संवाद। जब 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप को लिखा जाता है तब वह संवाद लेखन कहलाता है। आप हिंदी की पाठ्य पुस्तक देखो तो उसमें भी अक्सर इस तरह के संवाद आपको मिल जाएंगे। तो संवाद किस तरह से होते हैं? अक्सर कहने वाले का नाम होता है। मान लो अगर वो संवाद 2 दोस्तों के बीच में हो रहा है तो मयंक नाम आता है, फिर उसके बाद उसने क्या कहा, फिर राजू, तो राजू ने क्या कहा। तो इस तरह से संवाद होते हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है। इसी तरह से हम एक उदाहरण के तौर पे देखें तो एक हिंदी पाठ्य पुस्तक की 7वीं कक्षा का एक पाठ है पापा खो गए। तो उसमें भी आप देखोगे अलग अलग पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। तो संवाद लेखन काल्पनिक भी हो सकता है और किसी वार्ता का ज्यों का त्यों लिख कर भी। जैसे एक उसका उदाहरण है यक्ष युधिष्ठिर संवाद, महाभारत की जो एक घटना है। और इसी तरह से इसको हम और भी कह सकते हैं विक्रम बेताल की जो कहानियाँ हैं, तो उसमें विक्रम और बेताल के बीच जो अक्सर संवाद होता है। भाषा बोलने वाले के अनुसार थोड़ी थोड़ी भिन्न भी होती है। जैसे एक अध्यापक की भाषा संवाद में अलग होगी, चिकित्सक की अलग होगी, अपराधी की अलग होगी, किसान की अलग होगी। तो बालकों की भाषा भी एक दूसरे से अलग होती है। तो अर्थात संवाद लेखन में पात्रों के लिंग, उम्र, कार्य, स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। संवाद लेखन में इन बातों का भी ध्यान देना चाहिए कि वाक्य रचना सजीव हो, भाषा सरल हो, उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग कम से कम हो, संवाद के वाक्य बड़े ना हो, संक्षिप्त और प्रभावशाली हो। मुहावरेदार भाषा काफ़ी रोचक होती है, अतएव मुहावरों का भी प्रयोग करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कविता रचना की। तो कविता क्या है? जैसे हमने पहले भी कविता के बारे में बात की कि हृदयस्थ भावों को लयबद्ध या छंदबद्ध प्रस्तुत करने की कला क्या है? कविता है। यह अनुभूति के रूप में ही हृदय से निकलकर कवि की लेखनी से लिखी जाती है। इसमें कल्पना की ऊंची उड़ान होती है। इसमें लय, ताल एवं संगीत की प्रधानता होती है। कविता के 2 पक्ष माने जाते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो भाव पक्ष का संबंध कविता के आत्मा से होता है और कला पक्ष कविता का शरीर होता है। तो शरीर का मतलब कविता के जो शब्द हैं, जिसमें रस, अलंकार, मुहावरे के माध्यम से जो लिखा जा रहा है। तो हम मुहावरे तो खैर कविता का अंश नहीं है, वो गद्य का अंश है। तो इसमें हम कला पक्ष क्या है कि कविता को किस तरह से लिखा जा रहा है, तो किस तरह से, तो उसके शब्द, किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, क्या उसमें जो रस अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है, तो कला पक्ष के है। और भाव पक्ष में है कविता में का भाव क्या है, जो कवि लिख रहा है उसके पीछे का उसका भाव क्या है, प्रेम का है, वियोग का है, किस तरह का भाव है, मातृत्व भाव है, किस तरह का भाव है।
तो मनोरंजन करना कविता का प्रधान गुण है। यह मानव जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डालती है। अक्सर हम कविताओं में देखते हैं बचपन के ऊपर है, खिलौने वाले के ऊपर है, दादी माँ, नानी, पापा, मम्मी, तो इस तरह से स्त्रियों पर होता है। तो आप देखोगे कविता यह मानव के जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डालती है। आपको अलग अलग पक्षों पर आपको हर स्तर की आपको कविता मिल जाएंगी। प्यार पे मिलेगी कविता, मिल जाएगी संयोग वियोग पे मिल जाएगी, वीरता पे आपको कविता मिल जाएगी। तो इस तरह से आप देखोगे आपको मानव जीवन के विभिन्न पक्षों पर आपको कविता मिल जाएगी। तो ये क्या कर रही है, मानव जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रभाव डालती है। विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति के विकास के दृष्टिकोण से कविता रचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कविताओं में कल्पना की ऊंची उड़ान होती है। जैसे हम देखते हैं कि मीराबाई को हम देखते हैं। मीराबाई 500 साल पहले हम बात करते हैं, 500 साल पहले उन्होंने अपनी जो रचनाएं की, तो वो रचनाएं उन्होंने कृष्ण जी पे की, गोकुल पे की। तो उन्होंने उनकी जो कल्पना की उड़ान थी वो युगों युगांतर से पार, कलयुग से सीधा द्वापर युग में। तो उन्होंने उस समय पर जाकर उस चीज़ को सोचकर अपनी कल्पना के द्वारा, तो जैसे एक मीराबाई के जैसे हम पद की बात करते हैं, जागो बंसी वाले लड़ना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भय होए, घर घर किवाड़े। तो जिसमें मीराबाई वर्णन करती है कि किस तरह से यशोदा माता कृष्ण भगवान को जगाती हैं। तो कल्पना की ऊंची उड़ान का मतलब है कि जो ये उड़ान होती है, हम चाँद सितारों पे पहुंच जाते हैं, हम सीधा कलयुग से द्वापर युग, त्रेता युग, वहाँ पर जाकर भगवान श्री राम हैं, हम कृष्ण जी हैं, तो वहाँ पर जाकर हम उस चीज़ के उनके बारे में भी हम लिखना शुरू कर देते हैं। तो इतनी, इसलिए कहते हैं कल्पना की ऊँची उड़ान होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कहानी रचना की। तो कहानी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। बचपन से ही हम दादी नानी इनसे सुनते आ रहे हैं, और बचपन में भी हमें वो शिक्षक बहुत अच्छे लगते थे जो कहानियाँ बहुत सुनाते थे। तो यह एक लघु वर्णनात्मक गद्य रचना है। इसमें पूरे जीवन की अपेक्षा जीवन के किसी एक घटना की अभिव्यक्ति होती है। कहानी का एक कथानक होता है। कथानक का मतलब कहानी की विषय वस्तु, और उसमें कुछ पात्र होते हैं। पात्रों के वार्तालाप से ही कहानी आगे बढ़ती है। कहानी मनोरंजक होने के साथ साथ उसमें कोई ना कोई उद्देश्य या संदेश छुपा होता है। बचपन में आपको याद होगा, आप जो भी कहानी सुनते थे, कहानी के अंत में आपको कोई ना कोई एक संदेश या उद्देश्य ज़रूर मिलता था। बच्चे बहुत सारी नैतिक बातें कहानियों के माध्यम से सीखते हैं। जैसे एक उदाहरण हम देते हैं, पंचतंत्र जो कहानी है, कहानियों का संग्रह है, उसमें बहुत सारी उसमें कहानियों के माध्यम से नैतिक बातें सिखाई जा रही हैं। हितोपदेश, पंचतंत्र, ऐसी कुछ मुख्य रचनाएं हैं जो सिर्फ भारत तक नहीं रही, पूरी दुनिया में फैली, अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित हुई, और उनके माध्यम से बच्चों का मनोरंजन भी होता है, लेकिन साथ साथ अच्छी बातें सीखने को भी मिलती है। कहानी के माध्यम से बच्चों के रचना कौशल का विकास सुगमता से किया जा सकता है। अब हम नाटक की बात करते हैं। नाटक किसी घटना का यथार्थ अनुकरण है, जिसमें नाटककार अपनी कल्पना का मिश्रण करता है। यही कल्पना नाटक को साहित्य की विधा का रूप प्रदान करती है। नाटक के 3 तत्व माने जाते हैं। नाटक का कथानक, की नाटक की विषय वस्तु क्या है, फिर नाटक के पात्र, और रस, नाटक की आत्मा, जिसको रस को क्या कहते हैं, नाटक की आत्मा। नाटक का संबंध रंगमंच से है, इसलिए इसे दृश्य काव्य भी कहते हैं। तो नाटक रंगमंच पर किया जाता है, तो इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, दृश्य काव्य भी हम इसको कहते हैं। नाटक की रचना तभी सफल मानी जाती है जब वह रंगमंच पर सफलतापूर्वक अभिनीत की जा सके। पहले नाटक का उद्देश्य शिक्षा और मनोरंजन होता था, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जो सामाजिक जो समस्याएं होती हैं, सामाजिक मुद्दे होते हैं, उन विषय पर भी बहुत सारे नाटक बनते हैं। तो हमें सामाजिक मुद्दों पर, सामाजिक समस्याओं पर भी आज के समय में नाटक देखने को मिलते हैं। नाटक के 5 या उससे अधिक भाग होते हैं, और इसके एक भाग को एकांकी कहते हैं। जैसे अगर हम महाभारत का ले लें, तो महाभारत का अगर पूरा एक देखते हैं 5-6 भाग से अधिक हैं, और उसका अगर हम कोई एक भाग ले लेते हैं, जैसे हम यक्ष युधिष्ठिर संवाद ले लेते हैं, ठीक है, या हम गीता का उपदेश ले लेते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, एकांकी कहेंगे। तो एक नाटक में 5 या उससे अधिक भाग होते हैं, लेकिन अगर हम किसी एक भाग की बात करते हैं तो उसे हम एकांकी कहते हैं। अब हम बात करते हैं एकांकी की।
तो नाटक के 5 या उससे अधिक अंक होते हैं, भाग होते हैं। इसके एक अंक को एकांकी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यक्ष युधिष्ठिर संवाद महाभारत का ले लें या गीता का उपदेश ले लें तो उसे हम क्या कहेंगे, एकांकी कहेंगे। ठीक है। इसके मुख्य तत्व क्या हैं, कथा, चरित्र और संवाद। कथा हो सकती है, चरित्र के बारे में बात हो सकती है, संवाद। एकांकी की कथा वस्तु छोटी होती है तथा किसी एक स्थान की होती है। इसकी कथा में जीवन की किसी एक घटना की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि किसी एक पक्ष पर ही एकांकी जो है, जैसे नाटक के अलग पक्ष होते हैं तो किसी एक पक्ष पर ही प्रभाव डालता है, तो इसलिए इसका किसी एक स्थान पर हो सकती है इसकी कथा वस्तु, और इसकी कथा में जीवन की किसी एक घटना की अभिव्यक्ति हो सकती है। इसका अंत आकस्मिक होता है, कि इसका अंत जो होता है अचानक से इसका अंत होता है। इसकी लोकप्रियता नाटक से अधिक होती है, इसलिए विद्यार्थियों से नाटक की अपेक्षा एकांकिक लेखन की अपेक्षा ज़्यादा की जाती है। अब हम बात करते हैं कथा चित्र रचना, जिसको हम पटकथा भी कहते हैं। तो कथा चित्र रचना से अभिप्राय पटकथा लेखन या फिल्म स्क्रिप्ट से है। अब पटकथा क्या होता है, तो आप हिंदी अगर आप देखेंगे तो पट का मतलब होता है कपड़ा, और कथा की जो कथा कपड़े पे चलती है। तो आजकल तो आप बहुत बड़े बड़े थिएटर देख रहे हैं, फिल्म हॉल ये सब हैं, लेकिन एक समय पे इतने थिएटर नहीं होते थे। थिएटर की जगह तंबू लगे होते थे और उसमें पर्दे होते थे। आप कहते हो ना बड़ा पर्दा छोटा पर्दा, तो मतलब उसमें पर्दे लगे होते थे और उस पर्दे पर प्रोजेक्टर से स्क्रीन चलती थी। तो पर्दा कपड़े का बना होता था और उस पर स्क्रीन जो चल रही होती थी फिल्में, तो इसलिए हम कहते थे पटकथा, मतलब जो पर्दे पे जो कथा चल रही है प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो पटकथा की ऐसी कथा लिखना, किसके लिए लिखना, पर्दे के लिए, मतलब नाटकों के लिए, फिल्मों के लिए जो हम कथा लिखते हैं, तो उसे हम कहते हैं पटकथा लेखन, या इसको फिल्म स्क्रिप्ट भी इंग्लिश में हम कहते हैं। कथा चित्र लेखन किसी भी कार्यक्रम की पहली आवश्यकता होती है। मान लो कोई फिल्म बन रहा है, कोई नाटक बन रहा है, तो बनने से पहले ज़रूरी है कि उसकी एक स्क्रिप्ट रेडी हो, एक कहानी रेडी हो, तभी तो बनेगा। आप एक बहुत प्रसिद्ध नाटक जैसे आजकल देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो अगर मान लो तारक मेहता जी अगर वो लिखते ही नहीं कहानी, ठीक है, तो फिर वो ये नाटक बनता कैसे। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि जैसे अगर हम एक दंगल फिल्म है, उसमें फोगाट जो बहनें हैं, तो सबसे पहले तो फोगाट बहनों के ऊपर वो पूरा एक कहानी लिखी गई होगी, फिर उसका एक फिल्म स्क्रिप्ट बनाया होगा, तभी तो आगे चल कर उसको एक फ़िल्म का रूप दे दिया गया। तो कथा चित्र लेखन की किसी भी कार्यक्रम की पहली आवश्यकता होती है। कहानी की सफलता असफलता काफ़ी हद तक पटकथा लेखन पर निर्भर करती है कि कथा कैसी है। कथा चित्र में नाटकीय तत्व आवश्यक होते हैं। तो इसमें नाटकीय तत्व है ताकि कथा को रोचक बनाया जा सके। अक्सर आप जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, तो अगर कुछ ऐसे नाटकीय तत्व होते हैं, जैसे हम जॉनी लीवर की बात करते हैं, असरानी की बात करते हैं, राजपाल यादव की बात करते हैं। इसी तरह साउथ इंडियन की दक्षिण भारत की फिल्मों में जो ब्रह्मानंदन जी हैं, आप उनको देखते होंगे। तो ये नाटकीय तत्व के माध्यम से उसको और रोचक बनाया जाता है। कथा चित्र लेखन के लिए एक अच्छी कथा होना ज़रूरी है। इसके लिए अधिक सजगता, योग्यता और शोध कार्य की ज़रूरत होती है। काफ़ी सर्च किया जाता है। जैसे रामानंद सागर जी ने जब रामायण लिखी थी, तो उन्होंने जो भारत में जो रामायण अलग अलग क्षेत्रों में लिखी गई थी, अलग अलग भाषाओं में लिखी गई थी, तो सब पर बाकायदा कई सालों तक उन्होंने उसको पढ़ा, रिसर्च किया, और उसके बाद फिर उन्होंने उसकी स्क्रिप्ट लिखी, और फिर जाकर रामायण बनी और इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। तो इसके लिए सजगता, योग्यता और शोध कार्य की भी ज़रूरत होती है। इसी तरह महाभारत का भी हम उदाहरण ले सकते हैं। कथा में लंबे वर्णन नहीं होने चाहिए, यह सदैव आगे बढ़ती रहनी चाहिए। आदर्श कथा वह है जिसमें पात्रों के बीच अधिक संवाद हो। जहाँ पे पात्रों के बीच अधिक संवाद हो, वही एक आदर्श कथा है। इसमें कथानक का विस्तार, किस तरह से विषय वस्तु का विस्तार होता है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, कोई भी फिल्म ले लो, ठीक है, तो सबसे पहले जब फिल्म शुरू होती है तो पात्रों की पहचान बताते हैं, ये वो है, तो पात्रों की पहचान। उसके बाद जब पात्रों की पहचान बताते हैं तो फिल्म का आगे का हिस्सा जब फिल्म चलती है तो फिर कोई ना कोई समस्या होती है, या तो कोई गुंडा होता है, या कोई होता है, या प्यार वाली फिल्में हैं तो लड़के के हीरो हीरोइन के मम्मी पापा उनके लिए शादी के लिए राज़ी नहीं होते। तो कोई ना कोई इस तरह की समस्या, उलझन ज़रूर होती है, और आखिर में जब समस्या का समाधान होता है तो उसके बाद वो
कथा ख़त्म हो जाती है। तो आप कोई भी फिल्म देखो तो इसमें अक्सर यही होता है कि शुरुआत में पात्रों की पहचान, फिर कोई समस्या या उलझन, और आखिरी में समस्या के समाधान के साथ उसका अंत। तो कथा में दर्शकों के लिए शिक्षा या नसीहत अवश्य होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि जो रचना की हमने बात की, रचना लेखन की। तो रचना लेखन के विविध रूप कौन कौन से हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप सबको पता चल गया होगा। और अब आप सब भी खुद भी इन जो अपनी खुद की रचना कीजिए, संवाद लिखने की कोशिश कीजिए, नाटक भी लिख सकते हैं, कविता भी लिख सकते हैं, और इस तरह से और आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो शुरुआत आप हमेशा निबंध या सबसे पहले बच्चों को 1 वाक्य लिखो, 2 वाक्य लिखो, 3 वाक्य लिखो, 4 वाक्य लिखो। तो शुरुआत कहीं ना कहीं जब हम इसकी शुरुआत जब लेखन की शुरुआत अब आपको पता है कि अक्सर किससे हो रही है, बच्चों को पहले मात्राएं सिखाई जाती हैं, फिर शब्द मात्राएं, फिर वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य, फिर 2 वाक्य, 3 वाक्य, 4 वाक्य, 5 वाक्य, फिर निबंध लिखना सिखाया जाता है, पत्र लिखते हैं बच्चे। तो धीरे धीरे इस तरह से लेखन कौशल बढ़ता रहता है, और जब बच्चा लिखना सीख लेते हैं तो धीरे धीरे उनकी जो रचनात्मकता होती है, रचना लेखन के माध्यम से उसको बाहर लाया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।